तो स्टडी IQIS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और बैक टू बैक फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड की सीरीज में। इन द बिगनिंग फ्यू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड मोर इंपॉर्टेंटली द फील्ड वर्क ट्रेडिशन दैट फॉल्स इन द सेंटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी। नाउ ये फील्ड वर्क कर कौन रहा है? एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमंस को पढ़ कौन रहा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये जो फोकस है ह्यूमन की स्टडी के ऊपर, खासकर फील्ड वर्क ट्रेडिशन को अपना करके, ये शुरुआत से नहीं था। अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर बेसिकली आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो थे ही, ये जिस तरीके की स्टडीज़ आज हो रही है या इवन आज से 50-100 साल पहले हो रही थी, उस तरीके की स्टडीज़ नहीं कर रहे थे। सवाल उठता है कि तो वो कर क्या रहे थे? जिन्होंने इस डिसिप्लिन को, इस सब्जेक्ट को आज इस मुकाम पे खड़ा किया है, वो शुरुआत में क्या कर रहे थे, है ना? तो वील बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन वर्क्स एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पायनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एक शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस डिसिप्लिन को बनाया है। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, शॉर्ट में हमने एंजिस्ट लिखा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट है तो मोर और लेस पढ़ किसको रहा है? ह्यूमन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ना? एंथ्रोपोलॉजी इज प्रिसाइसली द स्टडी ऑफ मैन। यू कैन स्टडी मैन सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली, लिंग्विस्टिकली, बायोलॉजिकली, एंड हर एक सब्जेक्ट बेसिकली इंसान के किसी न किसी एस्पेक्ट को पढ़ रहा है। तो पढ़ तो हमेशा से हम इंसान को रहते हैं, पर मेजर जो फोकस हमारा था वो ह्यूमन वेरिएशन के ऊपर था। अब ह्यूमन में जो वेरिएशन है वो कल्चरल भी हो सकते हैं, है ना? सांस्कृतिक जो आप कह सकते हो वेरिएशन है, सांस्कृतिक जो एक दूसरे में बदलाव आपको देखने को मिलता है, और दूसरा फिजिकल भी हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुरुआत में इन्हीं वेरिएशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। जब कल्चरल वेरिएशन को वो देख रहे थे तो वो अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो ट्राइब्स हैं, इन कम्युनिटीज जिनको द सो कॉल्ड सिंपल सोसाइटीज एंड द सिंपल कम्युनिटीज, ये फोकल पॉइंट हुआ करते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। इनके कल्चर में किस तरीके से मैरिजेस हो रही है, क्या कस्टम्स है, क्या रिचुअल है, इनके बिलीफ क्या है, इनके रिलीजन के आइडिया कैसे दूसरों से अलग है, मेनलैंड कम्युनिटी से इनके बीच में कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ये सारे वेरिएशन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चरली वहां पर स्टडी कर रहे थे। बाद में जाकर के एक नया पैराडाइम एंथ्रोपोलॉजी में स्टार्ट होता है जिसको आप कहते हो सैल्वेज कल्चर, है ना, या सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी। तो सैल्वेज एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक तरीके से कोई कल्चर या कोई हेरिटेज साइट अगर अपने एक्सटिंक्शन के कगार पर है, इफ देर इज एनी हिस्टोरिकल साइट, एनी प्लेस और एनी कल्चर और एनी ट्राइब विच इज लाइक एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, समाप्ति के कगार पर है। कैसे? किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, ट्राइबल की पॉपुलेशन, या किसी भी रीजन से ट्राइबल की पॉपुलेशन एकदम खत्म हो गई है। अब वो ग्रेजुअली कुछ मेंबर बचे हैं और उनकी भी अगर डेथ हो जाती है, उसके बाद उस ग्रुप में कोई और मेंबर नहीं है, यानी कि वो ग्रुप तो जाएगा ही, बट उस ग्रुप के साथ उनका कल्चर भी जाएगा। हर ग्रुप का एक अपना कल्चर है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो इस कल्चर को जानने में काफ़ी ईगरनेस को दिखाते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप ही नहीं रहेगा तो उसके कल्चर को कैसे पढ़ेंगे? सिमिलरली कई बार साइट्स के साथ भी ऐसा होता है। आर्कियोलॉजिकल जो साइट होती हैं, इमारतें होती हैं, कई बार वो अपने एक्सटिंक्शन के कगार पर होती हैं। आप कई बार देखते हो कि बिल्डिंग्स हैं, है ना, जो एकदम गिरने की हालत में आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसी चीज़ों को, जो आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है, या फिर ऐसे ग्रुप जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, इनको उनके डिसअपीयरेंस से पहले पढ़ने की, जानने की, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम सैल्वेज कल्चर के अंदर में होता था। अब शुरुआत में इसको इस नाम से नहीं जाना जाता था, बट प्रिसाइसली एंथ्रोपोलॉजिस्ट का फोकस इन चीज़ों के ऊपर हुआ करता था। जो मिशनरी वर्कर्स होते थे, जो अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जा करके धर्म का प्रचार कर रहे होते थे, अपने इंटरेस्ट को दूसरे के पास वहाँ पर भेज रहे होते थे, वो भी कई बार इस तरीके के डाटा को, एथनिक डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस को, विलिंगनेस को दिखा रहे होते थे। दूसरा क्या है यहाँ पर? फिजिकल डायमेंशन के ऊपर जो फोकस है स्कॉलर्स का। तो फिजिकल वेरिएशन के अंदर में आप क्या देखते हो? अलग अलग जो रेसेस हैं, और कभी कभी हमसे एग्जामिनेशन में इन दोनों टर्म्स के बारे में भी पूछता है, रेस और एथनिक ग्रुप या एथनिसिटी, दोनों बेसिकली एक तरीके से सोशल कंस्ट्रक्शन है, बट सर्टेन स्कॉलर्स डू बेसिकली डिफरेंशिएट देम कि एथनिक ग्रुप या एथनिसिटी बेसिकली सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, जबकि रेस को आप प्रिसाइसली एक बायोलॉजिकल बेसिस के रूप में भी देख सकते हो। ह्यूमन के बीच में जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, किसी के सर किसी तरीके के हैं, किसी के सर किसी और तरीके के हैं, नाक जो आपकी है, नोज जो है ना, अलग अलग तरीके की है। तो हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट लेकर के दुनिया भर की पॉपुलेशन, यूरोपियन के बीच में, अफ्रीकन के बीच में, एशियन के बीच में, इसका मेजरमेंट लेकर के इनको कैटेगरीज में बांट देते हैं, लाइक लेप्टोराइने, मीजोराइने, प्लेटेराइने। टेक्निकल वर्ड्स, अब आगे हम चलेंगे कंसेप्ट्स में तो इसके बारे में भी बात करेंगे जब रेस के ऊपर पहुंचेंगे। हेड का मेजरमेंट लेकर के
डोलिकोसिफेलिक, मीजोसिफेलिक, ब्रेकिसिफेलिक, और इनके आधार पर रेसेस को बांट देते हैं कि कोई कॉकोसॉइड है, कोई मोंगोलॉइड है, कोई ऑस्ट्रेलॉइड है, कोई नीग्रॉइड है, डिनारिक है, एल्पिनॉइड है, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो ये काम शुरुआत में स्कॉलर्स किया कर रहे थे। कल्चरल के अंदर में तो आपने बहुत सारे लोगों का आज तक नाम सुना हुआ है, बट फिजिकल में आपने बहुत ही कम स्कॉलर्स का नाम सुना हुआ है जो इस 18th सेंचुरी में काम कर रहे थे। उनमें से कुछ जो स्कॉलर्स हैं, एक का नाम है ब्लूमेनबैक, इनको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, और इनके बाद के समय में एक स्कॉलर आए जिनका नाम था जेम्स प्रिचर्ड। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, कई प्रकार की जो रेशियल स्टडीज है ह्यूमन के बीच में, जो एथनिक डिफरेंसेस है, इनको देखने का काम कर रहे होते थे, है ना। तो हमारे समझ में हम जब भी एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉट अबाउट स्कॉलर्स लाइक कांट। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में हमें बताया जाएगा जब आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो, और इसके बाद सीधे आपको ले आया जाता है स्कॉलर्स लाइक टाइलर, स्कॉलर्स लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, ऑल्दो सोशियोलॉजी में भी हर्बर्ट स्पेंसर को आप पढ़ते हो, इमाइल दरखाइम को भी आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो, है ना। तो इनको एक तरफ सर्कल में कर देते हैं, कैंट को भी आप डायरेक्टली एंथ्रो के साथ नहीं जोड़ते हो। टाइलर हो गए, टाइलर के बाद आपको और भी कई सारे स्कॉलर्स लाइक मॉर्गन है, फ्रेजर है, इस तरीके के लोग एंथ्रोपोलॉजी में आते हुए देखने को मिल रहे थे, और इन्हीं के नेशनैलिटी के आधार पर, इनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। सो चार जो प्रोमिनेंट शुरुआत के स्कूल थे उसमें से कौन कौन से स्कूल थे? फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी था, ठीक है। दूसरा स्कूल आपको देखने को मिल रहा है जहां पर अमेरिकन स्कूल आपको देखने को मिल रहा है, पर ये ही दो स्कूल नहीं थे। आज मोर और लेस यही दो स्कूल प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बट एक समय था जब आपको फ्रेंच स्कूल भी लंबे समय तक चर्चा का विषय देखने को मिलता है। जर्मन जो स्कूल है ये भी लंबे समय तक चला, ठीक है। जर्मन स्कूल के अंदर में आपने कई सारे स्कॉलर्स के बारे में बेसिकली सुना हुआ है ना। जब आप डिफ्यूजन को पढ़ते हो तो डिफ्यूजन में कितने सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, है ना, लॉट ऑफ पीपल यू डिस्कस अबाउट। तो वहां पर खासकर रैटजल का नाम आपने खासकर सुना होता है ना, रैटजल, स्मिथ, इन लोग के बारे में आपने सुनना होता है। सो ये सारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने अपना शुरुआती समय में कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ इनमें से, जैसे ये तीनों जिनका नाम लिखा हुआ है, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, एक 1861 में इंपॉर्टेंट वर्क को पब्लिश कराते हैं टाइलर साहब। मॉर्गन अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क को 1851 में लीग ऑफ इरक्वाय को पब्लिश कराते हैं, और फ्रेजर 1890 में गोल्डन बाउ नाम के एक अपने इंपॉर्टेंट लेख को यहाँ पर वर्क को पब्लिश करा रहे होते हैं। इससे पहले भी टोटेज्म वगैरह के ऊपर भी इन्होंने काम किया था फ्रेजर ने। तो ये इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते थे, बिकॉज जैसे बायोलॉजी में ह्यूमन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा जा रहा है, दीज स्कॉलर्स वर प्रिसाइजली इंटरेस्टेड इनटू सीइंग द इवोल्यूशन और प्रोग्रेशन ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी। ये इसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि जैसे इंसान बायोलॉजिकली क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से कल्चर का भी इवोल्यूशन हो रहा है। कल्चर में रिलीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, मैरिज का हो रहा है। मैरिज में कोई एक समय पे रूल्स थे ही नहीं, प्रोमिस्क्विटी थी, एनीबडी वाज फ्री टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी। धीमे धीमे रूल्स वगैरह आए, फिर हम पॉलीगैमी और मोनोगैमी की स्टेज पे, जो वर्तमान स्टेज है, उसके ऊपर पहुंचे। रिलीजन में भी एक समय कोई धर्म नहीं था, नो रिलीजन वाज देयर। फिर धीमे धीमे एनिमिज्म, एनिमैटिसिज्म, फेटिशिज्म, है ना, टोटमिज्म, नेचरिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, पॉलिथिज्म और लास्टली मोनोथिज्म आते हुए देखने को मिला। तो क्या हो रहा है, रिलीजन के अंदर में इवोल्यूशन, फैमिली के अंदर में भी इवोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सारे आइडियाज के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे थे। ग्रेजुअली सर्टेन अदर स्कॉलर्स केम अप जिन्होंने कहा कि कल्चर का प्रोग्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम कल्चर के ट्रांसमिशन को देखें, बिकॉज कल्चर को अलग अलग जगह इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट करने से, डेवलप करने से आसान होता है कि हम कल्चर को, अगर किसी और ने पहले बना दिया है कल्चर की किसी एक चीज़ को, इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, तो हम उसको मिमिक करें, कॉपी करें, इमिटेट करें। इन स्कॉलर्स के ग्रुप को हम डिफ्यूजनिस्ट कहने लगे, और ये बेसिकली आपको अर्ली 20th सेंचुरी से, ऑल्दो कुछ हैं जो कि लेट 19th सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करते थे, बट मोस्टली 20th सेंचुरी का जो बिगिनिंग है वहाँ पर ये स्कॉलर्स आए। तो हर एक स्कॉलर ने एंथ्रोपोलॉजी में कुछ अपना एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, बट बेसिक जो शुरुआत थी वो इन तरीके के स्कॉलर्स से हुई थी, जिन्होंने कल्चर के वेरिएशन के ऊपर और जो फिजिकल वेरिएशन है ह्यूमन के, इसको यहाँ पर हाईलाइट किया था। एंथ्रोपोलॉजी में जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं और भी अलग अलग सेक्शंस में हम डिटेल में इन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं। आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर इतने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्या याद करना ज़रूरी है? देखिए, जब आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उनके वर्क को कोट करते हो, बताते हो, उनका नाम लेते हो, तो आपके आंसर को एक वैलिडिटी मिलती है, आर्गुमेंट को आप सब्सटैंशिएट कर पाते हो, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आता है, पर एक तार्किकता जो है उसकी जो आप कह सकते हो वैलिडिटी जो है
है ना, वो वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। तो हो सकता है आपको नंबर थोड़े बेहतर मिले। एग्जामिनर के सामने भी साइकोलॉजिकली जो इंप्रेशन आपका पड़ रहा होगा वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप स्कॉलर्स को, उनके वर्क को, उनकी बातों को कोट करते हो तो डेफिनेटली हमको फोकस करना होता है। और जब हमारे यहाँ पर आप बैचेस के में पढ़ते हो तो सिर्फ आपको क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हर जगह किताबों में सिर्फ उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है, अ लॉट ऑफ स्कॉलर जिनके बारे में कम सुना होता है लोगों ने, उनको भी, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। वैल्यू एडिशन नोट भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको डिटेल में एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना है, अभी तो हमारे पास 9 मिनट का समय, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करें, शॉर्ट और प्रिसाइज रख रहे हैं चीज़ों को। बट डिटेल में कहाँ पर डिस्कशन होता है? हमारे बैचेस के अंदर में 19 अगस्त से हमारे प्रतिज्ञा 2 जो सेकंड बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। प्रतिज्ञा बैच की आपको खूबी पता होगा कि आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हो, अगर एंथ्रो के साथ आप कॉम्बो लेते हो, इनफैक्ट 39,000 से में आपको मिल जाता है बेसिकली, और आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका दिल्ली में खाना पीना रहना सब कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है। आप अच्छे कई सारे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट है, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मेंस दिया है, उनके साथ तैयारी करते हो। एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है आपको, मेंटर्स मिलते हैं आपको, टीचर्स आपके लिए होते हैं गाइड करने के लिए, है ना, मिलने आते हैं, कभी कभी गूगल मीट होता है। तो ये सब सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलती है। इसका जितना भी एक्सपेंस होता है, यूजुअली आप जाते हो प्री क्लियर करने के बाद दिल्ली में, तो 50,000 से 1 लाख के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एडजस्ट कर पाते हो। कुछ लोग थोड़े एडजस्टेबल होते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं, तो उनका 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अगर वो 4 महीने 5 महीने रुकते हैं दिल्ली के अंदर में, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद 3 महीने 4 महीने रुकते हैं तो ठीक है। कुछ लोग हैं एडजस्ट नहीं कर पाते तो पैसा आता है। तो आपको इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। प्रीलिम्स क्लियर करते ही पूरा पैसा जो आपका था उसको रिफंड कर दिया जाता है, और आपकी तैयारी का आगे का पूरा पैसा स्टडी IQ यानी कि इंस्टीट्यूट जो है वो उठा रहा होता है MRP के प्रोग्राम के थ्रू, है ना। इसके बाद भी आपका हाथ नहीं छोड़ा जाता है। यू विल बी एलिजिबल फॉर द IGP प्रोग्राम। तो 14,999 में दिस इज द बेस्ट वे टू गेट दिस। और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, और टेस्ट सीरीज 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ। तो उसका फायदा उठाइए। 19 से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगस्त के बाद अगर आप 25 को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास हार्डली कोई समय बचेगा। जो भी 25 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अगस्त इज़ दी फाइनल कॉल। तो आपको इसको ज्वाइन करना है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, स्टडी IQ के A to Z किसी भी प्रोग्राम में हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। कुछ और भी कंडीशन है जहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पॉसिबल होता है। तो उसके लिए आपको मुझे यहाँ पर कम्युनिकेट करना होगा। ये जो ID दी है, इंस्टा चलाते हो तो ऊपर वाली ID, इंस्टा नहीं चलाते हो तो ईमेल पे ही नीचे वाली ID, ठीक है। इन दोनों पे आपको कम्युनिकेट करना होगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हर जो नोट्स हैं आपके इस ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाता है एंथ्रोपोलॉजी डिकोड बाय उत्कर्ष सिंह। अगले वीडियो में आएंगे और आपके साथ कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करें। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ वेरी नाइस डे, साइनिंग ऑफ।